नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से बेर की बागवानी कर रहे सफल किसान से मुलाकात। गन्ने के फसल में जरूरी कार्य करके लें अधिक पैदावार। अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े एरिया में की जाती है, क्योंकि बेर के बाग को किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है। आज हम आपको गांव सुंदरपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सीताराम यादव से मिलवा रहे हैं, जो बेर की उन्नत तकनीक से बागवानी करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं बेर की सफल बागवानी, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मैं पहले जो गेहूँ बाजरा इसकी खेती करता था, तो इसमें मेरे को कोई मुनाफा नहीं हुआ। फिर ने ये बेर लगाए। जो भी भाई किसान लगाना चाहता है तो उसको 15 बाई 15 फीट पे लगाना चाहिए। ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। ये हमारे प्रति पौधा 50 रुपए का आया था। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचा कर तैयार गड्ढे में रुपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। इसमें सिंचाई बहुत पानी कम लगता है और गर्मियों के अंदर डेली पानी लगता है और सर्दियों में 5 दिन से लगता है। जैसे हमारे यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण हमने ड्रिप लगा रखी है। ड्रिप में बूंद बूंद सिंचाई होती है और पानी बहुत कम लगता है। 2 घंटे ड्रिप चल जाती है तो आराम से दिख जाते हैं। इसके बीच की जो दूरी है उसके अंदर हमें आराम से ट्रैक्टर चला के इसकी खपतवार भी ख़त्म कर देते हैं। हर साल मई के अंदर कटिंग करते हैं और फिर इसमें जो नई फुटान आती है वो बड़ी आती है। वर्मी कंपोस्ट हम हर पौधे के अंदर 5 किलो डालते हैं, तो इससे बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। हमें इनके लिए जो कीड़े लग जाते हैं तो इसके अंदर वर्मीवाश का छिड़काव और नीम का तेल और खली नीम की वो डालते हैं, तो इसमें ग्रोथ भी बढ़िया रहता है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। इनमें जो पक्षियों की समस्या आती है तो हमने इसके चारों में खंभे लगा करके और ऊपर जाल तान दिया, तो पक्षियों की भी समस्या नहीं रहती है और आराम से इसमें बेर अच्छी तरह से पक जाते हैं। हमने इसमें बीच के अंदर पहली साल में गाजर, मूली ये भी लगाई थी, तो हमारा खर्चा इसमें आराम से निकल गया। और अभी भी इसमें उड़द और मूंग लगा रखे हैं, तो हमारा आराम से इनका खर्चा जो ऑर्गेनिक खाद का ये सब खर्चा इसमें निकल जाता है। बेर हमारे फ्री में मिल जाते हैं। करीबन 800 पौधे लगाए रखे हैं, तो उनमें हमारे पहली साल में
पौधा प्रति पौधा 8 किलो वेट दिया और दूसरी साल में 40 किलो वेट दिया। ये फरवरी के अंदर पक जाते हैं और इसको हम तोड़ करके बेचते हैं तो इसमें बढ़िया मुनाफा रहता है। करीबन 20 रुपये से लेकर और ये 50 रुपये किलो तक के जाते हैं, तो हमारे मुनाफा भी बढ़िया रहता है। तो अब की बार में ये पौधे कम से कम 60 या 70 किलो देंगे, तो ये एक पौधा प्रति पौधा हमारे को करीबन 1000 रुपये का मुनाफा देता है। मैं ये जैविक खेती करने से जिला स्तर और राज्य स्तर से अवार्ड ले चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी की तरफ आओ और मुनाफा आराम से कमाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गन्ने की खेती अपने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। तो जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, वे किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवर साहू। गन्ना नकदी फसलों की मुख्य फसल है और ये नकदी फसल में आता है। जैसे हम नकदी फसल की बात करते हैं तो नकदी फसल का मतलब ये होता है कि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं और हमको अधिक उत्पादन मिल रहा है, उसके साथ साथ अधिक रुपए मिल रहे हैं। तो अगर हम इसमें समसामयिक चीज़ की बात करते हैं, समसामयिक कार्य की बात करते हैं, तो अभी समसामयिक कार्य का काम है, एक तो गुड़ाई कराना ज़रूरी है, खरपतवार नियंत्रण ज़रूरी है, पौधे को बांधना ज़रूरी है और उस पर मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। किसी किसी खेत में या हमारे किसान जो लेट से लगाए हैं उनमें खरपतवार की समस्या आ गई होगी, चौड़ी पत्ती के खरपतवार आए होंगे, तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को 2,4-D 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में आप उसका छिड़काव कर देंगे तो जो हमारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। गन्ने की फसल में खरपतवारों के साथ साथ कुछ बेल वाले खरपतवार भी उग आते हैं जो कि गन्ने की फसल को काफी क्षति करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारनाशी का प्रयोग करें या फिर हाथ की सहायता से ही बेलों को हटा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे किसान उसकी गोड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद मिट्टी इस तरह से चढ़ाएंगे कि जो हमारी बीच की नाली है वो नाली थोड़ा डाउन रहे कि वर्षा का समय चल रहा है, अगर पानी ज़्यादा गिर जाता है तो उसको निकलने में आसानी रहे और वो हमारे खेतों में फंसे नहीं। कि जब हम मिट्टी चढ़ा लेंगे तो गन्ने को बांधने की बात आती है, तो नीचे और बीच में हमारे किसान गन्ने को बांध सकते हैं। प्रयास करें 4-5 गन्ने को एक साथ मुट्ठी में लेके और उसको बांध देना होता है। इसलिए बांधते हैं कि जब हवा तेज चले तो अलग अलग हो के उसकी जड़ें बिखर ना जाए या हमारा टूट ना जाए, तो एक साथ रहेगा तो उसमें मजबूती रहेगी, बढ़वार भी अच्छा होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रयास ये करते हैं कि जब हम पत्तियों को बांधते हैं, पौधे को बांधते हैं, तो ऊपर वाली पत्तियों को ये ध्यान दे देंगे कि उसकी ऊपर वाली पत्तियां फंसे नहीं और वो बांधने के क्रम में फंस ना जाए, तो ये चीज़ का ध्यान देना होता है। गन्ने की फसल में रोगों की बात करें तो इस फसल में लाल सड़न रोग का प्रकोप होता है, जिसमें पौधों की ऊपरी पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूखने लगती हैं और झुक जाती हैं। पत्तियों के मध्य सिरे पर कथई धब्बे दिखाई देते हैं जो कि बाद में राख के रंग के हो जाते हैं। तना को फाड़ कर देखने से उत्तक चमकीला लाल और सफेद रंग की तिरछी पट्टी दिखाई देती है। रोगी पौधे से शराब या सिरके जैसी गंध आती है। इस रोग की रोकथाम के लिए लाल सड़न अवरोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 10 मिनट तक उपचारित करें। तो हमारे किसान भाइयों को जैसे हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें
300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। ये प्रभेद के हिसाब से, समय के हिसाब से वेरी भी कर सकता है। जो हमारे किसान लगाते हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, ये मृदा की या मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, तब उसका उत्पादन करते हैं तो अत्यधिक अच्छा होता है। हमारे किसान क्रमशः 45 से 60 दिन पर जो 1/4 बचा है और उसके बाद 90 से 120 दिन के बीच में 1/4 नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं, तो हमारा ये जो पोषक तत्व है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। वातावरण में नमी के कारण गन्ने की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं। इन कीटों में प्रमुख कीटों की बात करें तो तना बेधक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट गन्ने के तनों में छेद करके उसके अंदर खाते हैं, जिससे तना अंदर से खोखला हो जाता है। इस कीट से बचने के लिए 2 लीटर मोनोक्रोटोफास दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों को जो समसामयिक कार्य हैं उनको बढ़िया से कर देना है। नाली अच्छी बना देनी है कि ज़्यादा पानी अगर गिरता है तो उसकी ड्रेनेज आराम से रहे और अच्छा पानी चला जाए, हमारा खेत में पानी फंसे नहीं और अभी सिंचाई करने की हमारे किसान को कोई जरूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मूली का उपयोग आमतौर पर सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग नाश्ते में दही के साथ पराठे के रूप में भी किया जाता है और हमारे राज्य में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सामान्यतः किसान अन्य फसलों के साथ मूली को मेढ़ों पर या खेत में लगाकर आय अर्जित करते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप भी अगेती मूली की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें अगेती मूली की खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई अभी मूली की खेती, आप आगात में मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहां पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। किसान भाई आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई रो से रो अगर
ये 25 सेंटीमीटर का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथेलिन घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के अगर मूली की खेती किसान भाई करेंगे तो आपका इनकम जो है, मूली की खेती करेंगे, इस समय मूली का रेट भी जो मार्केट में बढ़िया होता है तो आपको आमदनी अच्छी होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लेसवा, जिला अजमेर के कृषक श्यामलाल ने। आप यूरिया मोलासिस बटिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो श्यामलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है।
यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।